बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। PHY 404 मॉडर्न फिजिक्स 2 के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक होगा सिलेक्शन रूल्स। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के हवाले से बात करेंगे कि कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होंगी और कौन सी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होंगी। मैं हूं आपका ट्यूटर डॉक्टर शकील अहमद खान फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जड़ामला। आइए टॉपिक का आगाज करते हैं। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? हम पिछले लेक्चर में ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर चुके हैं कि अगर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन स्ट्राइक करे ऑनटू द इलेक्ट्रॉन और वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जंप करे तो उस सूरत में हम उसको ट्रांजिशन का नाम देंगे। इस सिलसिले में हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन या सिस्टम जंप करके हायर एनर्जी स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब ये इससे रिवर्स काम भी हो सकता है कि अगर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करे टुवर्ड्स इट्स लोअर एनर्जी स्टेट तो उस सूरत में वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और ये फोटोन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन होगा। मिसाल के तौर पे जैसे डायग्राम में शो हो रहा है कि हमारे पास अगर एक फोटोन उस वक्त रिलीज होगा और वो रेड कलर का फोटोन कंसिडर किया जाएगा जब ये जंप करेगा फ्रॉम थर्ड लेवल टू सेकेंड लेवल। चूंकि इस सूरत में हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, इस वजह से जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कम होगी जबकि वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। लेकिन जब ये एनर्जी रिलीज होगी फ्रॉम द फोर्थ लेवल टू सेकेंड लेवल तो उस सूरत में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा और एनर्जी डिफरेंस बढ़ने की सूरत में जो फोटोन इमिट होगा वो ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन इमिट होगा। अब ये जो ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन है इसकी वेवलेंथ अल्टीमेटली कम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी पहले से ज्यादा होगी। इसी तरीके से हमारे पास जो एनर्जी रेडिएट होगी फ्रॉम फिफ्थ लेवल टू सेकेंड लेवल ट्रांजिशन तो उस सूरत में ये हमारे पास जो फोटोन इमिट होगा ये उससे भी ज्यादा एनर्जी का होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रांजिशन हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ हो रही है वो डिपेंड करती है एनर्जी के डिफरेंस के बराबर जो हायर लेवल और लोअर लेवल का होगा। तो इस सूरत में भी हमारे पास फोटोन इमिट होगा। तो ये रेडिएटिव ट्रांजिशन जिसमें पहली सूरत में हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रही है जबकि बाकी सूरतों में हमारे पास इमिशन हो रही है, ये ट्रांजिशंस कहलाती हैं। अब अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करें जिस तरह हाइड्रोजन थ्योरी ऑफ बोहर के हवाले से बात करें तो उस सूरत में हमारे पास n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन एनर्जी लेवल को जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस सूरत में तो कोई भी ट्रांजिशन मुमकिन हो सकती है। यानी यहां पे हमें n इज इक्वल टू 2 to 1 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 3 to 2 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 4 to 2 भी हो सकता है या n इज इक्वल टू 4 to 1 भी ट्रांजिशन हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हम एटम बोहर थ्योरी से हट के बात करें जिसमें हमारे पास फाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उस सूरत में इन लाइंस के अलावा भी हमें बहुत सारी लाइंस नजर आती हैं। वो लाइंस असल में ट्रांजिशन होती है फ्रॉम डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू अदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब हम उन तमाम की बात करेंगे कि वो कौन कौन सी एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन मुमकिन है और किस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन नहीं हो सकती। अब एनर्जी लेवल्स और अलाउड ट्रांजिशन से क्या मुराद है? एनर्जी लेवल्स जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बोहर थ्योरी की मदद से हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन have certain energy levels which are allowed energy levels or we can say that कि इलेक्ट्रॉन किसी ऐसी जगह नहीं रह सकते जिसके लिए certain condition फॉलो नहीं करते। तो उस सूरत में वो अलाउड एनर्जी स्टेट्स होती हैं
और उन अलाउड एनर्जी स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन हो सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक अलाउड एनर्जी स्टेट से दूसरे अलाउड एनर्जी स्टेट में जंप कर सकता है, एंड वो जो ट्रांजिशन होगी वो अलाउड ट्रांजिशन होगी। और एक ट्रांजिशन होने के लिए हमारे पास बाज़ औक़ात बहुत करीब करीब एनर्जी स्पेक्ट्रम हासिल होते हैं। अब वो जो एनर्जी स्पेक्ट्रम हमें हासिल हो रहा है उसको अगर हम बहुत हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखें तो हम देखेंगे कि वहां पे सिंगल लाइन हासिल नहीं होती, बल्कि वहां पे हमें क्लोजली पैक्ड लाइंस नजर आती हैं। अब वो क्लोजली पैक्ड लाइन होने की वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल इतनी है कि हम जब किसी भी एनर्जी लेवल्स को देखते हैं तो वो एक शार्प लाइन नहीं होती, यानी उसकी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती, बल्कि it is splitted in case of molecules in due to its vibration and rotation of the electrons। तो वो चूंकि एटम की वाइब्रेशंस की वजह से, रोटेशन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर जो एक ग्राउंड स्टेट होती है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू मल्टीपल स्टेट्स। जैसे यहाँ पे आप अगर गौर करें तो इसमें आपको वाइब्रेशनल स्टेट्स नजर आएंगी जो कि एक ग्राउंड स्टेट का हिस्सा होंगी, लेकिन अगर लो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट की मदद से चेक करें तो हमें उसकी एक ही वैल्यू नजर आएगी, और यही वैल्यूज हमें मल्टीपल वैल्यूज नजर आ सकती हैं, यानी हो सकता है कि उसमें एक से ज्यादा वाइब्रेशनल स्टेट्स भी उसके बहुत करीब करीब मौजूद हों जो कि उसी ग्राउंड स्टेट का हिस्सा होंगी। तो अल्टीमेटली अगर एक इलेक्ट्रॉन जीरो वाइब्रेशनल स्टेट में है, उसकी एनर्जी वन वाइब्रेशनल स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन से स्लाइटली डिफरेंट होगी। इसी तरह और ज्यादा अगर हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए देखें तो हमें हर वाइब्रेशनल स्टेट इज अगेन सेपरेटेड इनटू मल्टीपल स्टेट्स, और वो हमारे पास उसकी रोटेशनल स्टेट्स कहलाती हैं। ये रोटेशनल स्टेट्स के दरमियान जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पेश आ सकती है इनको देखने के लिए। तो इस तरीके से जब ट्रांजिशन होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन नहीं होगी, बल्कि ये भी मुमकिन है कि वो ट्रांजिशन वाइब्रेशनल लेवल्स के दरमियान भी हो या रोटेशनल स्टेट्स के दरमियान भी वो ट्रांजिशन हो सकती है। तो इस वजह से हम अलाउड एनर्जी स्टेट्स को हम कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट्स का नाम देंगे या बैंड्स ऑफ एनर्जी स्टेट्स का नाम देंगे, और वो हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन होगी जिसमें एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन मुमकिन है, और ये लेवल वाइब्रेशनल लेवल भी हो सकता है, यानी एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में अगर ट्रांजिशन मुमकिन होगी तो वो अलाउड एनर्जी स्टेट अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगी, और अगर दैट इज लेस लाइकली टू बी हैपन, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, तो उस सूरत में हम उसको फॉरबिडन एनर्जी लेवल ट्रांजिशन का नाम देंगे। तो ट्रांजिशन इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सच ट्रांजिशन कितनी ज्यादा है। तो अलाउड ट्रांजिशंस के लिए क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी हाई होती है, और अगर हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसी ट्रांजिशन है विच इज लेस लाइकली टू अकर, यानी उनकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑसिलेटर और ऑसिलेटर की स्ट्रेंथ है वो, या हम इसको इस तरह कह लें कि वो जो सिलेक्शन रूल्स होंगे वो उसको अलाउ नहीं करेंगे, या उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी होगी, तो हम उसको फॉरबिडन ट्रांजिशन का नाम दे सकते हैं। अब ये पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे S0, S1, S2, Sn, ये हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हम सिंगलेट का नाम देते हैं। और सिंगलेट के अंदर हमने ये देखा था कि ये हमारे पास ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका जो सम होता है स्पिन का, स्पिन हाफ पॉजिटिव और स्पिन हाफ नेगेटिव होने की वजह से सम जीरो होता है। अगर हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट में जाए इस तरह कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन
जंप कर जाए टूवर्ड्स हायर एनर्जी स्टेट, और उस सूरत में इस तरह कि उनकी जो स्पिन हो वो ऑपोजिट ही रहे, लाइक दिस वन, तो उस सूरत में इनको हम सिंगलेट का नाम देते हैं। तो एस नॉट इज द ग्राउंड स्टेट सिंगलेट लेवल, जबकि एस वन, एस टू, एस एन ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट्स कहलाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस ब्लू कलर में जो लाइन शो की गई है, स्ट्रेट लाइन की एरो की सूरत में शो किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये रेडिएटिव ट्रांजिशन को शो कर रहा है। और रेडिएटिव ट्रांजिशन की सूरत में ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से ये हमारे पास फोटोन एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें इस एफ की, जो ग्रीन कलर में एरो शो किया गया है हायर एनर्जी लेवल से S1 से S नॉट की तरफ, ये भी हमारे पास अलाउड एनर्जी स्टेट हो सकती है, अलाउड ट्रांजिशन हो सकती है। और इस सूरत में हम इसको फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं, क्योंकि ये सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हो रही है। और यहाँ पे कुछ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन भी हो रही है, जैसे यहाँ पे IC विच इज meant by इंटरनल कन्वर्शन है, और इंटरनल कन्वर्जन के दौरान नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, यानी इस दौरान में फोटोन रेडिएट नहीं होते, लेकिन एक हमारे पास लेवल के वाइब्रेशनल लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल के वाइब्रेशनल लेवल की तरफ ट्रांजिशन हो सकती है। और इसी तरीके से एक और तरह की हमारे पास नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन हो रही है, जिसको हम ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम दे रहे हैं। और इस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पिन डाउन है, इस तरफ आके ये स्पिन अप की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब ये जब ट्रांजिशन होती है तो उस सूरत में उसकी स्पिन की डायरेक्शन ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाती है। इस तरीके से ये ग्राउंड स्टेट के साथ स्पिन अप, और ये भी स्पिन अप होने की वजह से ये सेम ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। इस वजह से हम ऐसी स्टेट्स को ट्रिपलेट का नाम देते हैं। और यहाँ पर IC फिर देखा जाए तो इंटरनल कन्वर्जन ही है। और फिर अगर एक ट्रिपलेट से एक सिंगलेट की तरफ ट्रांजिशन हो रही हो, ग्राउंड स्टेट की तरफ ट्रांजिशन हो रही हो, तो उस सूरत में ये फास्फोरेसेंस कहलाता है। तो ये सारी डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में, जिसके हम अंदर हमने रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस की बात की थी, उसके अंदर की है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो इससे पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होंगी और कौन सी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होंगी। इनको समझने के लिए हमें कुछ सिलेक्शन रूल्स की जरूरत पेश आती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन होती हैं जो गवर्न करती हैं लाइकलीहुड ऑफ द फिजिकल सिस्टम टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वन। यानी एक स्टेट से सिस्टम दूसरी स्टेट में कितने चांसेस है जा सकता है, वो जो रिस्ट्रिक्शन का सेट होगा, वो सेट ऑफ रूल्स को हम सिलेक्शन रूल्स का नाम देते हैं। तो सिलेक्शन रूल्स के मुताबिक हम किसी भी ट्रांजिशन को अलाउड ट्रांजिशन कह सकेंगे, और जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग होगी, और अगर वहां पे मिनिमम और नो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग होगी, तो उस सूरत में हम उसको फॉरबिडन ट्रांजिशन का नाम दे सकेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन रूल्स की। इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन रूल्स डिसाइड करते हैं कि विच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल एंड विच इज नॉट अलाउड। अब इसमें पहला रूल हमारे पास है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल के मुताबिक टोटल स्पिन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लिया जाएगा कि अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में है, इस तरह कि हमारे पास टोटल स्पिन 0 है, तो आफ्टर एक्साइटेशन द टोटल स्पिन शुड रिमेन 0। मतलब ये कि हमारे पास जो ऑपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा टुवर्ड्स हायर एनर्जी स्टेट, तो उसकी स्पिन की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। इस सूरत में हम इसको सिंगलेट का नाम देते हैं। और अगर हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, तो उस सूरत में
ये नॉन जीरो सम ऑफ स्पिन आ जाए तो सूरत में हम उसको ट्रिपलेट स्टेट का नाम देते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो ट्रांजिशन मुमकिन होगी वो सिंगलेट टू सिंगलेट या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट टू हो सकती है, लेकिन सिंगलेट टू ट्रिपलेट नहीं हो सकती, क्योंकि सिंगलेट से ट्रिपलेट होने का मतलब वहां पे स्पिन की ओरिएंटेशन भी चेंज होगी और ऐसी सूरत में डेल्टा एस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सिलेक्शन रूल स्पिन को डिफाइन करता है कि देयर शुड बी नो चेंज इन नेट स्पिन। उसके बाद हम लेपोर्टे रूल की बात करते हैं। लेपोर्टे रूल बेसिकली पैरिटी चेंज रूल है। अब पैरिटी चेंज रूल से मुराद कि हमारे पास जब एक ट्रांजिशन होती है तो उस सूरत में वो लाइक ऑर्बिटल के दरमियान नहीं हो सकती, यानी एस टू एस ट्रांजिशन नहीं हो सकती, पी टू पी, डी टू डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में हम इसको पैरिटी चेंज रूल का नाम देते हैं, यानी ट्रांजिशन के लिए जरूरी है कि पैरिटी चेंज हो, यानी एस टू पी ट्रांजिशन हो, या जिसमें एल इज इक्वल टू जीरो से एल इज इक्वल टू वन ट्रांजिशन हो, लेकिन एल इज इक्वल टू जीरो से एल इज इक्वल टू जीरो में ट्रांजिशन मुमकिन नहीं है। और इनिशियल एंड फाइनल वेव फंक्शन मस्ट चेंज इन पैरिटी, ये भी हम इसको कह सकते हैं। पैरिटी रेलेवेंट होती है एंगुलर मोमेंटम के समीशन के ऊपर। अब अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम इवन हो तो उस सूरत में हम इसको आमतौर पे जी यानी जेराडे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये ऑड हो तो हम उसको यू यानी अनजेराडे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रूल के मुताबिक जी टू यू यानी इवन टू ऑड या ऑड टू इवन तो ट्रांजिशन मुमकिन है, लेकिन इवन टू इवन या ऑड टू ऑड ट्रांजिशन मुमकिन नहीं है। ये लेपार्टे रूल आमतौर पे इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन के लिए अप्लाई किया जाता है। अब इसको तीसरा रूल हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए जो रूल बनता है वो ये बनता है कि डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी देयर इज वन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रांजिशन। और इसके साथ जब डेल्टा एल पर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एक और कंडीशन भी साथ बन जाती है, डेल्टा एम एल शुड बी इक्वल टू जीरो आर प्लस माइनस वन। अब डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन का मतलब यह है कि हमारे पास ट्रांजिशन उसी वक्त मुमकिन होगी जब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में कम से कम एक का डिफरेंस होगा। अब इसी वजह से हम ये भी कहेंगे कि L इज इक्वल टू जीरो टू L इज इक्वल टू जीरो में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन हो सकती हैं वो S टू P, P टू D या D टू F हो सकती है, लेकिन S टू S ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि S टू S के दरमियान L का जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। अब इस वजह से ये अलाउड नहीं है। इसी तरह D और D के दरमियान भी L का डिफरेंस जीरो है, तो इसका मतलब ये भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे जो L का डिफरेंस है वो 2 आ रहा है P टू F, और ये भी हमारे पास अलाउड नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट लेवल्स के दरमियान जो L का डिफरेंस हो सकता है वो प्लस माइनस वन के बराबर हो सकता है। अब हम अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फर्ज करें कि हमारे पास एक 2p ऑर्बिट है, एक 2s ऑर्बिट है। 2p ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिटल जो हमारे पास मौजूद हैं वो अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हो सकते हैं। अगर आप गौर करें तो तीनों p ऑर्बिट्स के दरमियान चूंकि n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब अगर l की वैल्यू 1 होगी तो वो p ऑर्बिटल कहलाएगा, और n इज इक्वल 2 में l की वैल्यू 1 का मतलब p ऑर्बिटल होगा। अब p ऑर्बिटल के लिए जब l की वैल्यू 1 हो तो उस सूरत में ml की वैल्यू -1, 0 या 1 हो सकती है फॉर x, y एंड z एक्सिस के लिए। तो और 2s के अंदर n की वैल्यू 2 ही होगी, l की वैल्यू 0 और ml की एक ही वैल्यू पॉसिबल है विच इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो 2p के
एम एल इज इक्वल टू -1 से 2s का ml इज इक्वल टू 0 की तरफ ट्रांजिशन मुमकिन होगी। उसकी वजह यह है कि इसमें अगर आप गौर करें कि l का डिफरेंस 1 - 0 1 के बराबर है, जबकि ml का डिफरेंस यहां पे -1 के बराबर आ रहा है। इसी तरह अगर हम 2p के y कंपोनेंट से ट्रांजिशन देखें 2s की तरफ तो वो भी पॉसिबल है। उसमें भी अगर आप देखें कि l का डिफरेंस 1 के बराबर आ रहा है, जबकि ml का डिफरेंस 0 के बराबर आ रहा है, विच इज दी अलाउड। और इसी तरह यहां पे l इज इक्वल टू 1, इस जगह से l इज इक्वल टू 1 से l इज इक्वल टू 0 में ट्रांजिशन मुमकिन है, जबकि ml की कंडीशन भी यहां सेटिस्फाई हो रही है, 0 - 1 इज इक्वल टू -1। तो इट मींस कि डेल्टा l इज इक्वल टू +-1 और डेल्टा ml इज इक्वल टू +0 और +-1। ये हमारे पास कंडीशन अलाउ करती है कि ये तीनों ही ट्रांजिशन मुमकिन है। तो इट मींस कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम एनी ऑफ द टू ऑर्बिटल टू एनी ऑफ 2s ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम गौर करें कि 2p के तीनों लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन मुमकिन नहीं है। रीजन उसकी ये है कि हमारे पास 2p के z कंपोनेंट से अगर एक इलेक्ट्रॉन 2p के y ऑर्बिटल की तरफ जंप करना चाहे तो उस सूरत में l का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0, which is not allowed in case of सिलेक्शन रूल। और इसी तरह हमारे पास यहां पे अगर इस ऑर्बिट वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल की तरफ जंपिंग हो रही हो तो उस सूरत में भी हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स के लिए एल की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इट मींस कि हमारे पास इंटर transition between the vibrational level of 2p level is not allowed. So electron cannot jump from any of 2p orbital to any of 2p orbital. ये थे हमारे पास 3 सिलेक्शन रूल्स। उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेक्शन रूल्स का आइडिया हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि अगर हमने किसी भी लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन को चेक करना हो कि वेदर इट इज पॉसिबल और इट इज लेस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, तो हमें सिलेक्शन रूल्स को कैसे इस्तेमाल करना होगा। अगर आप लोगों के ज़हन में इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर इसका क्वेश्चन लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि फौरी तौर पे उसका आंसर दे सकूं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।